अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एक मरतबा फिर ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम हस्बे हाल ईद स्पेशल 2 के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। नायरीन तरू मुबारक। वाह जी वाह। इसको तो मौका चाहिए, मौका चाहिए। कल इसका बकरा ज़िबा होने से पहले कह रहा था मैं उसके साथ शुरू हो गया डांस करना। नहीं जी उदियां झांजरा ला के नाल छन छना छन छना छन छना छन नहीं, वो मेरे से सरगम कर रहा था। ये क्या आप साले दादिन करते रहते हैं, और लोगों को भी पकड़वाना आपने है? यार ये जो थैला है ना, ये जिंदा टोल है। अच्छा जिंदा टोल। ये नया फिक्रा है, जिंदा टोल। जिंदा टोल। हाँ जी, मुल्तान इसके महल्ले में लोग बातें किया करते थे, यार जिंदा टोल दे घर दे अगे जाइए तो आज चूंकि ईद का दूसरा दिन है और बड़ा ही प्यारा हमने सारा गुजारा, कल का दिन भी और आज का दिन भी, इसलिए मैं आज स्पेशली ये सोच रहा था कि जाके आज कुछ दिन पहले जो हमारे बहुत बड़े फनकार दिलीप कुमार फौत हुए, मैं उनको हमारे फनकार इसलिए कहता हूं कि वो उन्होंने पाकिस्तान से बहुत प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की है। मुझे याद है अच्छी तरह, जब हम उन्हें मिलने के लिए गए तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकला कि दोबारा पाकिस्तान तशरीफ लाएं। तो ऐसे बैठे हुए थे तो एकदम उन्होंने ऐसे मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरना शुरू। बेचारे सर नीचे करके, तो वो शायद उनकी सेहत भी इस तरह की हो गई हुई थी कि आ नहीं पा रहे थे, उनको बहुत दुख था। और पाकिस्तान की हुकूमत ने भी उन्हें निशाने इम्तियाज दिया, चूंकि वो हम सारा मुल्क भी उन पे मान करते हैं, वो हमारे पेशावर के थे, वहां पैदा हुए। मैं आज उनके बड़े दिलचस्प वाकयात आपको सुनाऊंगा जो आपने पहले इंशाल्लाह नहीं सुने होंगे, बड़े कम सुने होंगे, या फिर उनकी किताब में भी बड़े बड़े दिलचस्प वाकयात। पाकिस्तान से दिलीप साहब की जो मोहब्बत है वो, उसके तो कई किस्से मशहूर हैं। आम तौर पर कई पाकिस्तानियों से हमने सुने, मारूफ पाकिस्तानी ने, जैसे आप भी बताते हो। तो वो शफीक अब्बासी साहब हमारे दोस्त हैं, ये अक्सर वो कोटेशंस भी भेजते हैं आपको, शेयर भी भेजते हैं। तो वो कहते हैं कि कई साल पहले मैं अपने प्रोफेशनल टूर पे इंडिया जा रहा था तो अचानक एयरपोर्ट पे मुझे सलाहुद्दीन नजर आए, हॉकी वाले। हाँ जी, 2 वर्ल्ड कप जीते उन्होंने। अच्छा, वो कहने लगे कि जाहिर है मैंने उनको देख के तो उनके करीब गया, उनको बताया कि जी मैं इंडिया जा रहा हूँ। तो उन्होंने खुद ही पूछा कि इंडिया में क्या देखने जा रहे हो? कहते जी वो शफीक अब्बासी साहब कहते जो मैं देखने जा रहा हूँ वो शायद मेरे नसीब में नहीं है, मैं देख नहीं सकता। कहते किसको देखना चाहते? कहते जी मैं दिलीप कुमार साहब को देखना चाहता हूँ। कहते इधर आओ मेरी बात सुनो। कहते उन्होंने एक सादा से कागज पे सिर्फ साइन किए कि ये मेरे प्यारे भाई हैं, इनको मुलाकात के लिए वक्त दे दे, सिर्फ इतना लिखा उन्होंने। कहने लगा मैं वहाँ हिंदुस्तान चला गया, कहने लगा वो जिस जगह पे उनका घर है वो बड़ा पॉश एरिया है और बड़ा लिमिटेड है और बहुत ही कीमती एरिया, वहाँ पे तो आम आदमी जा भी नहीं सकता। और वहाँ पे हर वक्त कोई सैकड़ों की तादाद में लोग दिलीप साहब की एक झलक देखने के लिए सारा दिन बैठे रहते। अरे वाह, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था वहां तक अप्रोच करना भी। कहते बहरहाल मैं चला गया और किसी ना किसी तरह मैंने सलाहुद्दीन का वो जो रुका था, कार्ड था, वो अंदर पहुंचा दिया। कहते थोड़ी देर बाद ही अंदर से उनके सेक्रेटरी आए, उन्होंने कहा जी कि शफीक अब्बासी साहब कौन? उन्होंने कहा जी मैं। उन्होंने कहा जी अंदर आ जाए। सैकड़ों लोगों में से उन्होंने कहा कि जी बस अंदर जाते हैं। उन्होंने पंजाबी में मुझसे बात की है। कहते उन्होंने वो कौन सा वो टेम्पा कोला वो पिलाई, अपने हाथ से उन्होंने मुझे वो पिलाई और उन्होंने एक जुमला कहा कि पाकिस्तान मेरी रूच वास्ता। जी जी जी, बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मैं आपको उनके बड़े दिलचस्प वाकयात इंशाल्लाह आज सुनाता हूँ। ये तो सब जानते हैं कि वो पेशावर में किस्सा खानी बाजार में उनका घर था जहां वो पैदा हुए। उस बाजार में ना ये सुनियारों की दुकानें वगैरह और वर्कशॉपें भट्टियां थी काफी ज्यादा। तो ये यूसुफ खान साहब, आई मीन दिलीप कुमार साहब जो हैं, ये 11 दिसंबर 1922 में उस घर में पैदा हुए। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो उनके चचा हैं, एक चचा उमर और उनकी दादी अम्मा, वो चचा उमर उनके ये बात सुनाते हैं कि जिस दिन यूसुफ पैदा हुए उस दिन हमारे वो किस्सा खानी बाजार में एक सुनियारे की दुकान में आग भड़क गई।
अच्छा। और वो आग इतनी ज्यादा फैल गई कि सारी बाजार की दुकानों को उसने अपनी लपेट में ले लिया। तो सारे जो हमारे मर्द थे वो आग बुझाने में लगे हुए थे। तो मैं यानी चचा उमर और यूसुफ खान साहब की दादी जो है वो घर पे मौजूद थी जब ये पैदा हुआ। अच्छा। तो उनकी दादी अक्सर ये कहा करती थी कि जिस हंगामे में ये बच्चा पैदा हुआ है ये लाजमन को बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो ये वो खान साहब फरमाया करते थे कि मेरी दादी अम्मा की इस बात पे मेरे वालिदैन नहीं गौर करते थे कि ये क्या बात है। क्या बात है। मगर दादी जो है वो कहा करती थी कि ये जिस हंगामे में पैदा हुआ है ना ये को मामूली बच्चा नहीं है। तो वही हुआ। उनकी दादी की शायद दुआ ही ये समझ लीजिए दिल से निकली हो जो अल्लाह ने कबूल कर ली। इसी तरह वो ये भी सुनाती हैं, उनकी दादी अम्मा ही सुनाती हैं कि एक दफा हमारे दरवाजे पे एक फकीर आया। उस वक्त यूसुफ जो हैं दलीप कुमार वो 5 साल के थे। अच्छा। तो वो काफी सारे फैमिली के बच्चे जो हैं वो उधर और गली के बच्चे जमा थे। तो वो दादी अम्मा उनकी बताती हैं कि वो जब फकीर आया तो उसने इन बच्चों पे उसकी नजर पड़ी। तो जब यूसुफ पे इसकी नजर पड़ी फकीर की तो उसने उधर नजरें गाड़ ली। अच्छा। कुछ देर देखता रहा, फिर उसने कहा कि इस बच्चे को मेरे नजदीक जरा करें। तो वो उन्होंने आगे किया उसको। तो उसने भी कहा कि ये दुनिया में बड़ा नाम बनाए, ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं। ये जो बातें होती है ना, मैं ये समझता हूँ कि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। बेशक। मगर ये बुजुर्गों की इस तरह कोई निकली हुई मुंह से बात जो होती है प्यार के साथ ही निकली हो, उसका चेहरा बच्चे का देख के निकली हो मुंह से ये बात, वो शायद दुआ बन जाती है। वाह वाह वाह। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है कि दादी अम्मा जो हैं वो बुजुर्ग पुराने इसी तरह के होते थे। उन्होंने उनकी बात को रिसीव किया। तो यूसुफ खान साहब बताते हैं कि मेरी दादी अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे फौरन नाई की दुकान पे ले गई और टिंड करवा दी घबरा के कि इस बच्चे को कहीं नजर ना लग जाए, ये फकीर ने ये कहा है। टिंड करवा के वापस ले आई और आगे उनके माथे पे काला निशान, काला टिक्का लगाया। तो कहते हैं उसी हालत में टिंड में मैं दूसरे दिन स्कूल गया। अच्छा। तो मेरा बच्चों ने बहुत मजाक उड़ाया। मैं फिर घर आके अम्मा के सामने रोने लग गया कि मेरे साथ ये देखे दादी अम्मा ने क्या किया। तो मेरी तसल्ली के लिए मेरी वालदा लेके मुझे दादी के पास गई और कहा कि आप आइंदा यूसुफ के साथ ये ना करें, उसका इतना मजाक बनाया बच्चों ने। तो दादी अम्मा बड़ी मासूमियत में कहती हैं कि मैं क्या करती, उस फकीर ने बताया था कि ये बहुत बड़ा इंसान बनेगा। अच्छा। तो इतने सारे बच्चों में उसने कहा था मैं घबरा गई थी इसे कहीं नजर ना लग जाए। लो जी मेरी सुन ले, मैं जब टिंड करवाता था तो नजर लग जाती थी। इसको नजर लग जानी तो सारे मोहल्ले ने इसके सिर में ओ चपेड़े मारनी, नजर उतारने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। पुराने वक्तों में यही तरीका था। दलीप साहब की बात हो रही है तो बिच देखो कुजा रब रब कुजा टेंट है। एक और बड़ा दिलचस्प वाकया दलीप साहब का। कहते हैं कि मैं और मेरा जो भाई था बड़ा अयूब खान जी जी वो मेरा बड़ा हमराज था। तो कहते हैं एक दफा इसी तरह ना हमारे दादा ने हमें कहा, शायद उन्होंने बच्चे समझ के प्यार से शरारत से कहा हो कि ये जो हमारी सीढ़ियां है ना घर की, इसके नीचे दीवार में एक शगाफ है। अच्छा। मोरा सा है, सुराख है। उधर जितने भी पैसे रख दे ना तो दुगने चौगने हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं उधर पड़े पड़े। अच्छा। हाँ, दादा ने कहा। दादा ने। अच्छा। तो कहते हैं कि ये इस बात को किसी को बताए ना अगर बंदा तो फिर नहीं बढ़ते। अच्छा। बताना नहीं किसी को। तो उधर जितने भी पैसे रखे तो वो बढ़ते रहते। तो कहते हैं हमने जब जो सिक्के मिलते थे ना स्कूल जाने के लिए, हमने कितने दिन वो खर्चे नहीं, हमने इकट्ठे करके ना मैंने और अयूब ने वहां पे पैसे रख दिए और हमने भूल गए हम वहां रख के। अच्छा। किसी को बताया भी नहीं कि अब ये इक्को बारी साल बाद इथों 2-3 लाख रुपये ही कटा। तो कहते हैं कि हम भूल गए और सचमुच भूल गए। और फिर वहां से चले गए घर छोड़ के। तो कहते हैं कि फिर काफी के बाद हम वापस आए तो हमें जेल में आया कि वो पैसे जो थे अब तो वो बड़ी रकम बन गई होगी। तो कहते हैं कुछ घर का नक्शा भी बदल गया हुआ था, जो वहां पे रह रहे थे उन्होंने कुछ बदला था, मगर हमने जाके देखा वहां कुछ नहीं था। ना उसे पैसा ना पैसे दी जात। हाँ जी, हाँ जी। वो जी चाहे जिन मिस्त्रियों ने वो घर का नक्शा नुक्शा बदला है ना, उन्होंने दिहाड़ी के तौर पे उठा लिए। अच्छा, दलीप साहब लिखते हैं कि मैं अपनी जो वालदा थी
उनका दुपट्टा पकड़ के तो उनके पीछे पीछे चलने से मुझे बड़ा मजा आता। अच्छा, वाह। मैं बाजार भी जाता था तो मैंने उनका पीछे से वो पकड़ा होता था, बुर्का वगैरह। तो घर में भी उनका दुपट्टा पकड़ के मैं चलता रहता था। तो कहते हैं कि मैं एक दफा हमारी एक खाला के यहाँ शादी थी, तो वहां पे जाना था, तो मेरी वालदा कहें कि ये तो मेरे साथ ही जाएगा, ये घर में रोना शुरू हो जाएगा, मैं इसे ले जाती हूँ। अच्छा। तो कहते हैं उस पे भी मेरी दादी ने ना बड़ा सख्त ये तंबीह की मेरी वालदा को कि इसकी टेंड करवा के तो इसको काला टिक्का लगा के लेके जाना। तो कहती है कि मैं इस बात पे इतना सख्त परेशान, मैं छुपता फिरूं कि शादी के ऊपर मैं टेंड करवा के जाऊंगा, काला टिक्का लगा होगा मेरे मुंह पे, तो ये क्या मंजर होगा, मैं तो वहां पे तमाशा बन जाऊंगा। तो इस तरह की बड़ी मजे मजे की बातें हैं वो अपनी किताब में भी उन्होंने लिखी हैं, और दोस्तों में भी बैठ के अक्सर डिस्कस किया करते थे अपने बचपन को। बल्कि ये भी बताया करते थे कि जब मैं नया नया आया ना एक्टिंग फील्ड में, तो मुझे स्कूल का जमाना और बचपन का मोहल्ले का जमाना बहुत याद आता। जूं मैं पॉपुलर होता गया, स्टार बनता गया, क्यों मैं अपने वापस मोहल्ले में घुसता गया। मुझे उन गलियों से, उन स्कूल से और ज्यादा जज्बातियत मेरी और मेरी मोहब्बत बढ़ती गई। अच्छा, एक बड़ी हैरानकुन बात वो बताते हैं कि अब्बा जी के बहुत सारे दोस्त जो थे ना जी, पेशावर में भी वो हिंदू थे जी। अच्छा। उन दोस्तों में से एक आला सरकारी अफसर थे, बिशी शोरनाथ जी। उनका हमारे घर में बड़ा आना जाना था। एक दिन उनका बड़ा बेटा जो है ना जी, उनके साथ आया। अच्छा। और वो अपने हुस्नो जमाल की वजह से हमारे सारे घर को हैरान कर गया। अच्छा। कहते वो बच्चा भला कौन था? कौन सर? वो पृथ्वीराज था, राज कपूर के वालिद। तो कहते हैं कि वो हमने उनको भी देखा हुआ है, वो लड़कपन में, मतलब वो हमसे तो जाहिर है बड़े थे, मगर वो इतने खूबसूरत थे कि कितने दिन हम उनको डिस्कस करते रहे, कितना प्यारा बच्चा है। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात लिखते हैं कि एक शाम मैंने सुना कि आगा जी दादाजी से कह रहे हैं, आगा जी वो अपने वालिद को कह रहे हैं, अच्छा। आगा जी दादाजी से कह रहे हैं, यानी अपने वालिद से कह रहे हैं कि मैं कारोबारी मौके की तलाश में बंबई जा रहा हूं। तो कारोबार के लिए नई जगह ढूंढने की खातिर आगा जी बंबई चले गए। वालिद साहब बंबई चले गए। बाद में दिलीप साहब के सारे बहन भाई और वालदा को भी बंबई जाना पड़ गया, वहां चले गए वो भी। तो यूसुफ खान साहब बताते हैं कि जब मेरे वालिद साहब आगा जी हमें लेने के लिए आए, तो दादी अम्मा ने बड़ा रिएक्ट किया कि ये हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं ये। मगर मेरे दादा अबू ने स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि मेरी बहू को पूरा पूरा हक है अपने मियाँ के पास रहने का, इसलिए इनको जाने दो। तो कहते हैं कि हम आ गए। तो कहते हैं कि सारे रास्ते मुझे कुछ पता नहीं था बंबई कैसा होगा, क्या होगा। मुझे सिर्फ बंबई जाने की एक ही खुशी थी कि दादी अम्मा अब पेशावर में है, अब मेरी टेंड नहीं हुआ करे। दिलीप साहब कहते हैं कि मैं जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में घुसा तो मुझे ये सख्त एहसास था कि सिर्फ मेरी वजह से सारी फैमिली जो है वो बंबई शिफ्ट हुई थी। वहां पे स्टार इतने बड़े बन गए कि वो उनको ऐसे लगता था कि ये तो मैं, चूंकि बाकी तो सारे भाई बेचारे साथे रह गए, तो उनको ऐसे ही महसूस होता था कि ये मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शनी थी, ये वसीला मेरा बना कि मैं हम लोग बंबई शिफ्ट हो गए। एक बड़ा दिलचस्प वाकया और सुनाते हैं कि अपालो बंदर एक बंबई में एक जगह है, वहां मेरे वालिद साहब यानी आगा जी चहलकदमी कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने प्रेम में अपने वालिदैन के साथ बैठे एक प्यारे से मनमोने से बच्चे को देखा, छोटे से बच्चे को, और उन्होंने प्यार से ऐसे अचानक उठा लिया उसे। आगा जी ने। अच्छा। तो एक भारी भरकम ऊंचे लंबे तगड़े जवान पठान आदमी को इस तरह बच्चे को उठाते हुए देखकर वालिदैन बड़े सख्त घबरा गए। तो कहते हैं कि वो जब वालिदैन घबरा गए तो आगा जी बताते हैं कि मैंने उनको जल्दी से तसल्ली दी। मैंने कहा कि मेरा भी इस तरह का एक बच्चा है, वो पेशावर में है, उसका नाम यूसुफ है, वो मुझे याद आ रहा था तो मैंने इसलिए इसको प्यार से उठा लिया, आप फिक्र ना करें। जल्दी से उन्होंने प्रेम में वापस रख दिया। तो वो कहती है कि मेरा ख्याल है कि आगा जी ने इस वाक़े के बाद फौरी तौर पे फैसला किया और वो हमें भी आके पेशावर से बंबई ले गए, क्योंकि उनको बच्चे बड़े याद आते थे। अजीजी, मैं भी मोहल्ले में कोई भी बच्चा गोद में उठाता हूँ ना,
तो उसके माँ बाप कुछ भी नहीं कहते, बच्चा बहुत चीखे मारता है। नहीं, माँ बाप कुछ भी नहीं थे, माँ बाप पर्चा कराते। ये सही कह रहे हैं यार, इस तरह मजाक ना उड़ाया पर्चा करो। नहीं, कोई ताला तोड़ दिया मैंने, पर्चा किस चीज का? हाँ, बिल्कुल प्यार से ही उठाता होगा जी हाँ, ना। जी। तो वालिदैन जो है ना जी, वो भोले हैं पुराने लोग। आजकल के बच्चे हैं बड़े सियाने, तो बच्चे से ही चीखे मारते हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जब मैं ये कुर्ता पहन के निकला ना घर से, तो मेरे एक महल्ले के बड़े समझदार, बड़े जीरक बुजुर्ग कहते हैं, वाह वाह, ये ऐसे ही लग रहा है जैसे सितारों में चांद निकला हो। कहता उन्होंने मेरा मुंह पकड़ा दोनों हाथों से। अच्छा भाईजान, ये जो दिलीप कुमार की किताब थी, द सब्सटेंस एंड द शैडो, रिकॉर्ड कायम किया उस किताब ने। उस किताब में दिलीप साहब की जिंदगी के बड़े दिलचस्प वाकयात हैं और बहुत सबक आमोज भी हैं। एक वाकया है दिलीप साहब ने उसमें लिखा हुआ है, उस एक वाकये से बहुत कुछ सीखने का सबक मिलता है। बिल्कुल सोचने की नई खिड़कियां खुलती हैं इंसान के लिए कि कोई इंसान भी अल्टीमेट नहीं होता, इंतहा नहीं होता आखिरी। वो दिलीप साहब लिखते हैं कि जब मैं अपनी शोहरत की बुलंदियों पर था, इंतहाओं को छू रहा था, जब सदर इंडिया के वज़राए आज़म वो मिलने के लिए मुझे बेताब रहते थे, तो कहते एक फ्लाइट में मैं बैठ गया, कहते सारे मुसाफिर टूट पड़े मुझे मिलने के लिए, देखने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो कहते कि वो बिजनेस क्लास में बैठा था, तो एक बंदा बिल्कुल लापरवाह था, उसने मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखा कि कौन है जहाज में। कहते वो बड़े मजे से अखबार पढ़ रहा था, एक दफा उसने ऐसे देखा, दोबारा अखबार पढ़ना उस बंदे ने शुरू कर दिया। कहते मैं हैरान हो रहा था कि ये बंदा मुझे पहचान नहीं रहा, मुझे लिफ्ट ही नहीं करवा रहा। और सीट भी सीट भी बिल्कुल साथ वाली सीट थी और वो बिल्कुल नहीं लिफ्ट करवा रहे थे। कहते मैंने किया कि मेरी तरफ देखेंगे, उन्होंने फिर नहीं देखा। कहते मैंने फिर कोई गुफ्तगू करने की कोशिश की, सीट पे मुकशका भी मारा। कहते उन्होंने कोई मुझे लिफ्ट नहीं करवाई। कहते अल्टीमेटली मैं तंग आके ना, मैंने उनसे कहा, गुस्से में तकरीबन मैंने कहा कि हुजूर वाला आप फिल्में नहीं देखते? कहते नहीं मैं नहीं देखता। कहने लगे कि नहीं कभी तो देखी होगी आपने फिल्म? कई बरस पहले एक फिल्म देखी थी। कौन सी? कहते मुझे नाम याद नहीं। कहते हुजूर वाला मैं, आप मुझे नहीं पहचानते? कहते नहीं। कहते मैं फिर देखने लग गया। कहने लगे, मैंने कहा हुजूर आप कौन है? कहते मैं JRD टाटा हूँ, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का चेयरमैन। मालिक जो था वो जाहिर है इतना बड़ा बिजनेसमैन था कि उसके पास टाइम ही नहीं था। कहते कि वो दिलीप साहब ने खुद लिखा है कि मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ कि हर शख्स अपनी दुनिया का बादशाह है। जी 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 जी, बड़े बड़े प्यारे वाकयात। वो उन्होंने ऑब्जर्वेशन उनकी ऐसी थी कि वो अपने बचपन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे ये फिल्म गंगा जमुना, उसमें उन्होंने यूपी की लैंग्वेज बोली हुई है, इतनी रवानी से बोली हुई है, जिसके मुतालिक अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मैं लड़कपन में बार बार ये देखता था फिल्म ये सोच के कि ये एक पठान आदमी है, ये जो हीरो है दिलीप कुमार, तो इसने यूपी की ये जो लैंग्वेज है ये इतनी रवानी से कैसे बोली हुई। तो दिलीप साहब ये बताते हैं कि हम लोग जब बंबई पहुंचे ना, तो मेरे बड़े भाई जो हैं अयूब खान, तो वो बीमार हो गए। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा कि इसे कहीं पहाड़ी मुकाम की तरफ ले जाएं, इसका सांस ठीक हो, इसको अच्छी आबोहवा मिले, अच्छी आबोहवा मिले। तो कहते हैं कि यूपी की तरफ हमारे वालिद साहब ने हमें घर ले दिया, आगा जी ने हमारी वालदा को और बच्चों को उधर शिफ्ट कर दिया। तो मेरी उम्र उस वक्त 8 साल थी। तो कहते हैं उधर मैंने ये यूपी की जो बोली है ये मुझे फौरन आनी शुरू हो गई, क्योंकि मेरी उम्र ऐसी थी, मैं बच्चों में बाहर निकलता था, मैं उनको देखता था कि ये क्या बोल रहे हैं। तो वो ऐसी उन्होंने फिर सीखी कि वो गंगा जमुना में काम आ गई। उर्दू दिलीप साहब की जो उर्दू है वो तो पता नहीं, पेशावर के पानी में हम जो दीगर सूबों में रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं उनके लहजे में पश्तो होती है, या ना तुम कभी खान साहब को देख लो, दिलीप साहब और जितने फिरदौस जमाल, ये कितनी शुस्ता उर्दू बोलते हैं। बल्कि मैं तुम्हें बात दूं, एक दफा कोई एक बहुत साहिब जबान कह रहा था, कहते जी लांग लफ्ज, हमने पंजाबी में कहते लंग जा, तो कहते लांग। उन्होंने कहा यार लांग तो कोई लफ्ज नहीं है। उसने कहा है। उसने कहा यार तुम्हारे पास सनद क्या है? तो मेरे पास सनद ये है कि दिलीप कुमार ने अपने इंटरव्यू में लांग का लफ्ज उर्दू बोलते हुए बोला है, लांग। नहीं जी, की कहते ने जमदियां सूलां दे मुंह तिखे। यार अगर दिलीप साहब की बात करो तो उर्दू में मिसाल दो ना, हो नहार बिरवा के चिकने चिकने पात। यार मैं उर्दू में ही मिसाल देनी चाह रहा था, मैं इसलिए पंजाबी वाल मुड़ गया कि तेरे उकाड़े दे महल्लेदारा भी ते शो वेखना होता है। यार मुझे उकाड़ा से और उर्दू से याद आया
पिछले दिनों उकाड़ा की एक बहुत ही बड़ी इल्म दोस्त शख्सियत प्रोफेसर सलीम बागी साहब इंतकाल कर गए, जिनको अंग्रेजी जबान पर बाकायदा एक सनद समझा जाता था और हम सब जितने उकाड़ा के लोग हैं उन्होंने किसी न किसी अंदाज में सलीम बागी मरहूम से, मरहूम कहते हुए कलेजा मुंह को आता है, तो उनसे हमने किसी न किसी अंदाज में कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। तलफ़्फ़ुज़, वोकैबुलरी, बहुत बहुत जबरदस्त शख्सियत है। ये ऐसे बड़े लोगों को याद करते रहना चाहिए। हाँ जी। तो ये पंजाबी उर्दू की बात हो रही थी, तो दलीप साहब तो खुद बड़ी अच्छी पंजाबी बोलते थे। मैंने आपको बताया था ना कि मैं जब उनसे मिलने गया हूं तो मेरे साथ उन्होंने सारी गुफ्तगू पंजाबी में की। नहीं, वैसे तुम्हें देख के तो उन्होंने इसलिए भी की होगी कि यकीनन इस बंदे को उर्दू नहीं आती होगी। यार तुम क्या कहते हो, मैंने जाते ही सारे सफर में जितना मैंने इकट्ठा किया हुआ था ना अपना उर्दू दान, मैंने तो बड़ी जोर जोर लगा के पूरी एनर्जी इकट्ठी करके पहली लाइन ही बोली है उर्दू में। अच्छा। तो सायरा बानो साहबा ने कह दिया पंजाबी बोल सुहेल खुश होंगे। मैं गया लोहे भी कहानी मुकी, तो फिर मैंने रज के पंजाबी बोली। क्योंकि दलीप साहब के सामने उर्दू बोलना तो ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। अपना सूरज से मुझे याद आया, सवेरे में जब मैं ये कुर्ता पहन के निकला ना घर से, तो मेरे एक महल्ले के बड़े समझदार बड़े जीरक बुजुर्ग कहते हैं, वाह वाह ये ऐसे ही लग रहा है जैसे सितारों में चांद निकला। कहता उन्होंने मेरा मुंह पकड़ा दोनों हाथों से मगर पकड़ा था। अच्छा, अब आ जाते हैं उनके फिल्मी वाकयात की तरफ। वो बताते हैं कि जो उनकी फिल्म मेला थी, वो कहते हैं कि वो मेरे लिए बड़ी अहम थी, इसलिए कि वो पहली फिल्म थी जो मेरे वालिद साहब ने जाके सिनेमा में देखी। अरे वाह। ये वालिद से छुपने के लिए ही तो उन बेचारों ने अपना नाम बदला ना जी। कि वालिद तो ये पसंद नहीं करते थे कि ये फिल्मों में आए। तो इनको फिल्मों का शौक चढ़ गया, एक्टिंग का शौक हो गया। वो जब गए वहां पे, चूंकि क्यूट सा फेस था और रोमानवी किरदार में कास्ट करने के लिए वो डायरेक्टर ने इनको सिलेक्ट किया था, तो उसने कहा कि यूसुफ खान तो एक जंगजू सा नाम है, तो कोई रोमांटिक सा नाम देने के लिए उसने 3 नाम चूज किए। तो इन्होंने बीच में से ये दिलीप कुमार खुद इसलिए चुन लिया कि इससे तो बिल्कुल ही मेरे वालिद को पता नहीं चलेगा। अच्छा। मेरी फिल्म लगेगी भी तो उनके जहन में ये नहीं आएगा कि दिलीप कुमार मेरा ही मुंडा है। अच्छा, कहते हैं कि मैं एक दिन तैयार हो रहा था तो अब्बा जी ने कहा कि इधर आओ मेरे पास बैठो जी। चचा उमर भी उनके पास बैठे हुए थे, चचा जो इनके थे वो बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। चचा ने बताया कि उन्होंने आज सिनेमा में जाके मेला फिल्म देखी है। वो दोनों इस बात में बड़े खुश थे कि फिल्म देखने के लिए लोगों का बेतहाशा रश था। बाप बाप होता है ना जी। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि मैंने भी अपने वालिद साहब से जब कहा ना जी कि आपने मेरे एक्टिंग के शौक को बड़ा सख्त रिएक्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं बतौर बाप वो दुख और वो तकलीफ महसूस कर रहा था जो मेरे जहन में था कि एक्टर उठाते हैं। तो मेरे जहन में ये था कि ये तुम भी पता नहीं कहाँ खजल हो रहे होगे, किधर बेइज्जत हो रहे होगे, तो इसलिए मुझे दुख था। मैंने इसलिए उन्हें उस वक्त क्या मालूम था कि तुम्हें जिंदगी में ये हीरा मिलेगा। अगली बात जल्दी से शुरू कर, जल्दी से। जाहिर है सुनहरे के हाथ जब हीरा लगता है और वो फिर उसे तराशता है, हाय हाय, तो हीरे का मूल्य तो फिर ही बढ़ता है। अल्लाह का शुक्र करो अच्छे सुनहरे के हथे चढ़ गए हो, वरना उकाड़े किसी सुनहरे ने वो क्या होता है स्टोव छोटा, उसके साथ आग जला के लाल कर रहा हो। तो अजीजी भाई, ये हीरा आपको कोले की कान से मिला या किसी का डिग गया लब्बा जी? यार जुल्फी दुनिया में होते हैं सारे, हीरा मोती लोहा लकड़ी। अजय ये बात सुनाते हुए बड़ा मजेदार, देखे इसमें मजा क्या है। तो कहते हैं कि वालिद साहब ने और चचा ने मुझे अप्रिशिएट किया, और वो इतने मासूम लोग थे कि चचा मुझे कहते हैं कि बात सुनो, उधर फिल्म में जब तुम लड़की के साथ बात कर रहे थे तो ये जो तुम्हारा शर्मीलापन है वो तो बिल्कुल खत्म हो गया हुआ था। तो कहते हैं उसके बाद मुझे अब्बा जी क्या कह रहे हैं, आप फिल्म देख के आए हुए हैं। तो इतने मासूम आदमी कहते हैं कि बात सुनो यूसुफ, अगर तुम वाकई उस लड़की से शादी करना चाहते हो, वो डायलॉग के हिसाब से सोचो, नहीं वो उनको ये है कि ये सच्ची मुच्ची ये हुआ है वाकया। तो कहते हैं अगर तुम वाकई उस लड़की से शादी करना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं जाके उसके वालिदैन से बात करूं।
लेकिन जरा कैसे मासूम और सादा लोग फिल्म की स्टोरी को सच समझ रहे हैं। और खान साहब कहते हैं कि मैंने फटाफट उनको क्लियर किया। मैंने कहा कि ये सचमुच कहीं जूता पहन के नरगिस की तलाश में ना निकल पड़े, क्योंकि हीरोइन उसमें नरगिस थी। शुक्र है फिल्म एक्शन नहीं सी, नहीं तो ताया चाचिया ने रल के डांगा फड़निया सी ते सारी विलन पार्टी कोटानी सी। बिल्कुल ठीक बात है। वो इतने मासूम लोग थे, इतने सीधे लोग थे क्या बात। कि वो समझ रहे हैं कि शायद ये कुछ सही ओरिजिनल इश्क कर बैठा है। हाय हाय। अजीम यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अजीजी इतने तो कोई बीमार हो जाए तो हर बंदा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। सही बात कह रहे हो। वो अपना को दम वाला बाबा बताना शुरू हो जाते हैं कि छाटो डॉक्टर नु दम करा। अच्छा, एक और फिल्म को दिलीप कुमार अपनी जिंदगी में बड़ी अहमियत देते हैं, राम और श्याम। वाह। चूंकि कहते हैं कि 1966 में इसी फिल्म के दौरान सायरा बानो से मेरी शादी हुई थी। और शादी का भी बड़ा कमाल वाकया सुनाते हैं। कहते हैं सायरा बानो का घर जो है वो हमारे घर से 2 मिनट के फासले पे था। अच्छा। तो जाना तो पैदल ही चाहिए था। मगर सायरा बानो के घर से ये मैसेज आया कि दूल्हे को घोड़े पे बैठ के आना है। 2 मिनट का फासला घोड़े पे तय करना। हाँ, घोड़े पे बैठ के आना है। शादी वाली घोड़ी, उस वक्त दूल्हा घोड़ी पे बैठ के जाता था। जी जी। तो उन्होंने कहा जी घोड़ी पे बैठ के आना है दूल्हे ने। अब कहते हैं कि सायरा के घर के गैराज में ना एक ढलान थी। कहते हैं कि मैं ये पैगाम सुन के ही डर गया कि वहां तो ढलान है और अगर घोड़ी उधर फिसल गई तो मैं तो गिर के जख्मी हो जाऊंगा, बल्कि वहां पे तो ठठा लग जाएगा कि दूल्हे दी कलाबादी लग गई। अब कहते हैं कि मैं बच गया। घोड़ी की जो बाग है ना वो पृथ्वीराज ने पकड़ी हुई थी और वो दूल्हा की घोड़ी के साथ साथ प्राण चल रहे थे। प्राण जो विलन बड़े विलन हुए बड़े हाँ। तो कहते हैं कि वो मेरा जिगरी यार था, तो मैंने उससे कहा हुआ था कि यार वहां पे ढलान है तो मैं कहीं गिर ना पड़ूं। तो मुझे वो इसलिए साथ चल रहे थे कि अगर मैं गिरूंगा तो वो मुझे थाम लेगा। सही। कहते हैं बहरहाल मैं बच गया, चूंकि वो जो मेरा थोड़ा सा फिल्मी स्टंट था ना वही मेरे काम आया। एक और बड़ा शादी का मजे का वाकया सुनाते हैं। कहते हैं कि कुछ अर्सा पहले राज कपूर ने कहा था कि जब इसकी शादी होगी यूसुफ की तो मैं घुटनों के बल चल के आऊंगा। मेरे मजाक मेरे साथ बनाते थे कि शादी कर लो खुदा के लिए। तो कहते हैं कि मुझे साथ ये कहते थे कि जब मैं तुम्हारी शादी होगी मैं घुटनों के बल चल के। राज कपूर साहब कहते हैं। हाँ, तो कहते हैं कि मैंने शादी वाले दिन ना उनको वो शर्त याद करा दी। तो कहते हैं कि फिर राज कपूर साहब ने घुटनों के बल चल के दिखाया। क्या बात है। वाह वाह। क्योंकि सारे वहां पे खड़े थे तो कहते हैं कि मेरी बड़ी आपा ने मुझे डांटा और उनको खड़ा किया कि इस तरह क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये मजे की बात है कि इतना बड़ा आर्टिस्ट और कोई मुखालफत नहीं, सारे ही प्यार करते थे। हर दिल अजीज शख्सियत थे, बल्कि अगर बुरा न लगे तो आई कह ले। नहीं कहना चाहिए, ईद का दिन है, कहना चाहिए। चलो ठीक है यार आज सब चल जाएगा, चला लो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस बारे में मैंने शायद एक दफा पहले भी आपको बताया कि जिस बाग में, जिस पार्क में दिलीप साहब और सायरा बानो सैर के लिए जाया करते थे ना जी, घर के करीब ही एक पार्क है उनके। मुझे एक दोस्त ने दिखाया कि इस पार्क में सैर करते हैं। तो कहते हैं कि जब सैर करने के लिए पार्क में दाखिल होते थे ना तो वहां घूमने वाले लोग फौरन सारे बाहर निकल जाते। कोई उनको तंग नहीं था करता। सबको ये एहसास था कि इनकी तबीयत खराब हो गई हुई है तो इनको तंग ना किया जाए, बल्कि इनको अकेले छोड़ दें, ये मियां बीवी अपना आराम से सैर करें, इनको कोई टेंशन ना। वाह 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 वाह। अजीजी इतने तो कोई बीमार हो जाए तो हर बंदा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। सही बात कह रहे हो। वो अपना को दम वाला बाबा बताना शुरू हो जाते हैं कि छाटो डॉक्टर नु दम करा। वो बेचारा दम कराने जाता तो एकदम फौत हो जाता। अच्छा, अमिताभ बच्चन बहुत मुतासिर थे दिलीप साहब से। सारी जिंदगी वो बड़े मुतासिर रहे हैं, उनके डाई हार्ट फैन रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं ना जी जब शोभा अदाकारी में आया ना, अमिताभ बच्चन बताते हैं, तो मैं सोचता होता था कि कोई दिन ऐसा भी आएगा जब मैं कैमरे के आगे दिलीप साहब के साथ काम करूंगा या उनके साथ खड़ा हूंगा सीन के अंदर। यानी कि इतनी बड़ी ख्वाहिश वो अपने दिल में रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता था कि
इस ख्वाब की ताबीर नहीं हो सकती, क्योंकि साहब तो वो साहब कहते थे यूसुफ खान साहब, अच्छा तो कहते हैं कि साहब तो स्क्रिप्ट का मायार, डायलॉग्स का मायार, कहानी का मायार देख के फिल्म करते हैं। तो हम लोग तो ऐसे ही कमर्शियल सी फिल्में करते हैं, तो मेरी बारी नहीं आएगी, मुझे चांस नहीं मिलेगा। तो कहते हैं आखिर फिर शक्ति में मुझे मौका मिल गया उनके साथ खड़े होने का। जी अच्छा, कहते हैं कि शक्ति में मैं उनके साथ काम करते हुए घबरा रहा था बड़ा सख्त। उसकी 2 वजूहात थी जी। एक तो ये कि साल हा साल से मैं उनको अपना आइडियल समझता था, मैं उनका बड़ा सख्त फैन था। तो कहते हैं कि मैं इस बात में बड़ा सख्त घबरा गया कि मैं इस सहर अंगेज शख्सियत के सामने बतौर अदाकार कैसे खड़ा हो पाऊं। और दूसरी बात ये कि फिल्म में मेरा किरदार बाप के मुकाबले में बहुत वसीला, नाराज, जिद्दी और जारहियत पर मबनी था। मैंने सोचा कि ऐसा इंसान जिसका सारी उम्र मैं मद्दा रहा हूं, जिसकी मोहब्बत में गिरफ्तार रहा हूं, उसके सामने मैं दुश्मनी और मुखालफत के एक्सप्रेशन कैसे दूंगा? और जी करना ही पैना सी, फिल्म वाले को पैसे नहीं लगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर वो ये बताते हैं, अमिताभ ये बताते हैं कि साहब ने बहुत ही ज्यादा शफकत, मोहब्बत और रहनुमाई फरमाई। वाह जी वाह। ऐसा उन्होंने तामुन का मुजाहरा किया कि अगर उनका प्यार शामिल ना होता तो मैं उनके बागी बेटे का किरदार इतना अच्छा और दुरुस्त तरीके से ना कर। वाह जी वाह। देखे ना जरा कि वो सिर्फ फनकार बड़े नहीं थे, इंसान बहुत बड़े थे, इंसान बहुत प्यारे थे, अपने जूनियर्स के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आते। यार वो इतने बड़े थे तो फनकार एक दूसरे को कहते ना, वो ठहर जा तू एडा दिलीप कुमार। अच्छा, आमिर खान जी। जो मौजूदा दौर का बड़ा परफेक्शनिस्ट समझा जाता जी। है, यानी इंतहाई ओरिजिनल तासुरात के करीब होता है आमिर खान, जी वो दिलीप साहब के बारे में क्या कहते हैं? जी आमिर खान कहता है कि दिलीप साहब ही ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने यूरोपी और ये अंग्रेजी सिनेमा या अमेरिकन सिनेमा के किसी भी अदाकार को अपना रोल मॉडल नहीं बनाया। वाह वाह, टच नहीं किया उसको। वाह जी ओ हो, उन्होंने अपना ही एक स्टाइल दिया है, जी। बल्कि जो उनका स्टाइल है उसके मौजूद भी वो खुद है। वाह वाह। वो कहता है कि राज कपूर भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, मगर वो अंग्रेजी कॉमेडियन जो था चार्ली चैपलिन, जी जी उसकी पैरवी करते थे। ओए होए होए होए। फिर वो कहता है कि देवानंद जो हैं वो भी बहुत बड़े आदमी हुए हैं, मगर वो मशहूर जमाना अदाकार ग्रेगरी पैक की नकल करते रहे। ये सिर्फ दिलीप कुमार ही हैं जो अपने पैदाइशी और फितरी अंदाज में अदाकारी करते। फिर आमिर खान कहता है कि मैं ये महसूस करता हूं कि हम सब अदाकार जो आलमी मायार हासिल करने की जद्दोजहद कर रहे हैं, जाहिर है ये अब बहुत बड़े आदमी हैं, आमिर खान, शाहरुख हाँ खान, सलमान खान, जितने भी ये एक्टर हैं, सैफ अली खान और दूसरे तीसरे बिग लोग हैं। काम कर रहे हैं, बहुत बहुत बड़े लोग हैं। वो कहते हैं कि हम जितने भी आलमी मायार हासिल करने की जद्दोजहद में हैं, हम सब दिलीप कुमार की पैरवी में हैं। अच्छा, एक और बॉलीवुड की बहुत बड़ी अदाकारा हैं मुमताज। जी। मुमताज लिखती हैं कि फिल्मी दुनिया में मुझे जो मुकाम हासिल हुआ उसका जरिया दर हकीकत दिलीप साहब ही थे। वो कहती हैं कि 1967 में जो फिल्म रिलीज हुई थी दिलीप साहब की, राम और श्याम, जी जी जिन दिनों वो उसकी तैयारी कर रहे थे तो उसमें एक किरदार के लिए कॉमेडियन महमूद ने उनके सामने मेरा नाम तजवीज कर दिया। तो कहती हैं कि कई हीरो जिनमें जतेंद्र, धर्मेंद्र, शशि कपूर, ये डायरेक्टर्स को साफ कह दिया करते थे कि अगर उनके मुकाबले में मुमताज को कास्ट किया गया तो वो फिल्म नहीं करेंगे। तो कहती हैं कि आप ये सोच सकते हैं कि मेरे दिल पे उस वक्त क्या गुजरती होगी। हाँ तो कहती हैं कि राम और श्याम में दिलीप साहब ने मुझे अपनी हीरोइन के तौर पे तस्लीम कर लिया और मेरी जिंदगी का रुख ही बदल गया। वाह अच्छा, इस तरह के बॉलीवुड में बेशुमार आर्टिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि दिलीप साहब ने हमें हौसला दिया, दिलीप साहब ने हमें चांस दिया, दिलीप साहब ने हमारे साथ काम करना के लिए हाँ कर दी तो हम ये बन गए। बेशुमार लोग ये कहते हैं। जी, जी। दिलीप साहब ने सारी जिंदगी कभी ये नहीं कहा कि मैंने फलां को बना दिया, मेरे साथ वो कास्ट हुआ तो वो हीरोइन बन गई, मेरे साथ वो कास्ट हुआ तो हीरो बन गया। कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं कहा कि मैंने उसको बनाया है, मेरी वजह से वो कामयाब हुआ है, मैंने उसे इतने % जुगते बताई तो वो हिट हुआ। बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि इस बारे में मैं कहा करता हूं
कि राहें कभी नहीं बताती कि यहां से कौन कौन मुसाफिर गुजरा है। आए मुसाफिर ये बताते हैं कि हम किस राह से चल के आए। वाह, क्या कह रहे सर। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल और आज की छोटी सी बल्कि बहुत ही छोटी सी बात ये। ज्यादा छोटी सर्दी तो रहने दो फिर। नहीं, तुम सुनेंगे? बड़े आदमी हो तो छोटी बातें छोड़ दो अब। आप आज की छोटी सी बात सुनेंगे तो कहेंगे दोबारा सुनाओ। अच्छा जी। नाज़रीन, छोटी सी बात ये कि आजकल हर शख्स खुश रहने के लिए परेशान है। वाह वाह, खुश रहे, बहुत अच्छा। खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।